तो बच्चों हम बात कर रहे हैं अंश पूंजी के लिए लेखांकन, और पिछले वीडियोस में हमने अंश निर्गमन की सामान्य प्रविष्टियां, बकाया मांग, अग्रिम मांग और अंशों के हरण तक के कॉन्सेप्ट को समझ लिया था। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए आपकी पाठ्य पुस्तक में उदाहरण संख्या 13 और 15 दिए गए हैं, जिसमें ये सभी बातें शामिल की जाएंगी। 13 और 15, इसमें 14 को इसलिए अभी हमने छोड़ दिया है क्योंकि उदाहरण संख्या 14 में पुनः निर्गमन है, उसे पुनः निर्गमन समझने के बाद शामिल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 13। अशोक लिमिटेड ने 10 रुपए प्रत्येक अंश के 3 लाख समता अंशों को 2 रुपए प्रति अंश अधिलाभ यानी प्रीमियम पर जारी किया। आवेदन पर 3 रुपए, बंटन पर 5 रुपए और शेष राशि 2 समान राशि। तो आपको पता है कि एक अंश 12 रुपए का हो गया, 10 रुपए अंकित मूल्य है और 2 रुपए प्रीमियम, जिसमें से 3 रुपए आवेदन पर और 5 रुपए बंटन पर प्राप्त हो जाएंगे। इसका मतलब 8 रुपए प्राप्त हो जाएंगे, तो बचेंगे 4 रुपए, जिन्हें की 2 रुपए प्रथम मांग पर और 2 रुपए अंतिम मांग पर आपको वसूल करना है। 4 लाख अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, जबकि कंपनी ने बाजार में प्रस्तावित अंश किए हैं 3 लाख। तो यह स्थिति है अभिदान। सब आवेदनों पर आनुपातिक बंटन किया गया, यानी किसी भी अंशधारी को उसकी आवेदन राशि को लौटाया नहीं गया है, पूर्णतः अस्वीकार नहीं किया गया है। आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि को बंटन में समायोजित किया जाएगा और मुकेश, जिसे कितने अंश आवंटित किए गए हैं 800 अंश, उसने दोनों मांग राशि मतलब कि प्रथम मांग और अंतिम मांग का भुगतान नहीं किया और उसके अंशों का हरण द्वितीय मांग के पश्चात कर लिया। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां करनी है और उसके बाद आपको बनाना है तुलन पत्र यानी कि चिट्ठा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं जर्नल प्रविष्टियों की। जर्नल प्रविष्टियों में प्रथम प्रविष्टि जो की जाएगी वो 4 लाख अंशों से की जाएगी और आवेदन राशि है 3 रुपए। 4 लाख को 3 से गुणा करने पर राशि आती है 12 लाख और इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। राशि होगी 12 लाख रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और राशि होगी 12 लाख, क्योंकि अति अभिदान की स्थिति में प्रथम प्रविष्टि उतने अंशों से की जाती है जितने अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। दूसरी एंट्री कैपिटल में पैसा ले जाने की, शेयर कैपिटल में जो राशि आप हस्तांतरित करेंगे वो उतने अंशों की जाएगी जितने कंपनी वास्तव में अंश बंटित करेगी और कंपनी अधि अभिदान की स्थिति में भी अंश उतने ही बंटित करती है जितने कंपनी ने प्रस्तावित किए हैं। यानी कहने का मतलब यह कि कंपनी उतने ही अंश अंशधारियों को दे पाएगी। तो 3 लाख अंश कंपनी अंशधारियों को दे पाएगी, तो 3 लाख अंशों का पैसा ही कैपिटल में ट्रांसफर होगा, जिसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और राशि होगी 3 लाख गुणा 3, 9 लाख रुपए। तो यह स्पष्ट हो चुका है कि आवेदन पर प्राप्त हुआ है 12 लाख, जबकि वास्तविक रूप में प्राप्त होना चाहिए था 9 लाख। तो अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई 3 लाख, जिसे कहां समायोजित किया जाएगा? सवाल में लिखा हुआ है कि आधिक्य राशि जो प्राप्त हुई है उसे बंटन में समायोजित किया जाएगा। तो उसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इन दोनों एंट्रीज को मिक्स करते हैं तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जो कि आपके सामने है। तो यहां तो पूरे 12 लाख लिख दीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन खाता कितने से क्रेडिट किया है? 12 लाख। तो डेबिट भी कितने से करेंगे? 12 लाख से, लेकिन कैपिटल में राशि ले जाई जाएगी 3 लाख अंशों की, 3 लाख गुणा 3 जो कि होगी 9 लाख और साथ ही साथ अलॉटमेंट में समायोजित किया जाएगा अतिरिक्त पैसा। 12 लाख में से 9 लाख घटाने के बाद रकम बचती है 3 लाख। यहां तक करने के बाद अब बात करते हैं बंटन की। बंटन यहां पर 5 रुपए दिया गया है, साथ ही साथ कोष्टक में लिखा हुआ है अधिमूल्य सहित, यानी 2 रुपए प्रीमियम बंटन पर देय करनी है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम कंपनी के लिए लाभ है अतः उसे प्रविष्टि में
क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री आपके सामने है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहां पर लिखेंगे 3 लाख गुणा 5, यहां पर लिखेंगे 3 लाख गुणा 2, 3 कैपिटल में, और प्रीमियम में लिखेंगे 3 लाख गुणा 2, जो कि प्रीमियम की राशि दी गई है। तो कुल मिलाकर ये 3 और 2 इस 5 रुपए के टुकड़े हैं, 2 रुपए प्रीमियम में है और 3 रुपए कैपिटल में है। तो यहां पर राशि आ जाएगी 15 लाख, यहां पर 9 लाख और प्रीमियम में आ जाएगी 6 लाख। बंटन राशि को आपने 15 लाख रुपए से दे किया है, लेकिन बंटन में आपको 15 लाख प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि ऊपर आपने 3 लाख रुपए का आधिक्य जो कि आवेदन में प्राप्त हुआ था वो आपको बंटन में समायोजित करना है। इसका मतलब अब बंटन में प्राप्त होंगे 12 लाख रुपए। बंटन में कहीं पर भी सवाल में बकाया मांग नहीं दी गई है, इसलिए पूरे 12 लाख रुपए आप प्राप्त करेंगे, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और राशि होगी 12 लाख रुपए। अब बात करते हैं प्रथम मांग की। जैसा सवाल के शुरू में बता दिया गया कि प्रथम मांग भी 2 रुपए से है और अंतिम मांग भी 2 रुपए से है, तो प्रथम मांग 3 लाख अंशों के लिए दे की जाएगी, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और राशि होगी 6 लाख, 3 लाख गुणा 2। मुकेश, जिसके पास 800 अंश हैं, उसने दोनों मांग राशि का भुगतान नहीं किया। जब कोई अंशधारी अपनी किश्त का भुगतान नहीं करता है तो उसे कहते हैं बकाया मांग। बकाया मांग का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, लेखांकन आपको 2 तरीके से बताया गया है। एक, डायरेक्ट घटाकर प्राप्त कर लें। बकाया मांग कैसे निकालेंगे पहले वो देख लें। 800 गुणा 2, 1600 रुपए जो आते हैं वो 6 लाख में से घटाएं और बाकी की रकम प्राप्त कर लें। बिल्कुल सही है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, जिसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। और दूसरा तरीका है बकाया मांग खाता खोलकर, तो उसमें आपको बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के साथ साथ कॉल इन एरियर खाते को भी डेबिट करना है, बस इतना ही फर्क है। तो अभी हम बकाया मांग खाता खोलकर आपको समझा रहे हैं, दोनों तरीके से सही है, और हम जहां जहां सवालों में करेंगे दोनों तरीके से करेंगे, लेकिन इस उदाहरण में आपकी पाठ्य पुस्तक में बकाया मांग खाता खोलकर इस सवाल को हल किया गया है, तो हम उसी के आधार पर कर रहे हैं। तो 6 लाख में से 1600 रुपए घटाएंगे और 5,98,400 रुपए तो बैंक में लिखेंगे, क्योंकि बैंक में इतना ही पैसा आपको प्राप्त होगा। 1600 रुपए कॉल इन एरियर में लिखेंगे और पूरे के पूरे 6 लाख रुपए फर्स्ट कॉल में लिख देंगे। अब बात करेंगे सेकंड कॉल, फाइनल कॉल की, जो कि 2 रुपए से है, वही 6 लाख रुपए से दे होगी और उसकी जर्नल प्रविष्टि होगी इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख गुणा 2, 6 लाख रुपए। वो ही 800 अंशों ने पैसा नहीं दिया, वो ही 2 रुपए की अंतिम मांग है। 800 को 2 से गुणा करेंगे 1600 रुपए आएंगे, 5,98,400 प्राप्त करेंगे और 1600 रुपए कॉल इन एरियर खाते में लिखेंगे। तो यहां पर लिखते हैं 5,98,400 बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट 1600 और फाइनल कॉल में लिखेंगे 6 लाख रुपए। सवाल के अंत में लिखा हुआ है कि द्वितीय मांग के बाद अब आपको इन अंशों का हरण करना है। हरण की प्रविष्टि में आपको सिखाया गया है कि शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, जिन किश्तों को नहीं चुकाया उन्हें क्रेडिट करते हैं और टू फॉरफिटेड शेयर लिखते हैं। तो पहले ध्यान से मेरी बात सुने, हरण करने की वैसे प्रविष्टि यहां पर होनी चाहिए थी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफिटेड, लेकिन यहां पर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल जैसी कॉल्स का नाम यूज नहीं होगा, क्योंकि आप फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का खाता तो पूरे से बंद कर चुके हैं और आपने इनकी जगह खाता खोला कॉल इन एरियर। कुल मिलाकर जब आप कॉल इन एरियर खाता खोलते हैं तो हरण के समय फिर किश्तों को ना लिखकर कॉल इन एरियर ही लिखा जाता है। तो हरण की एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर और टू शेयर फॉरफिटेड। इक्विटी शेयर कैपिटल में
800 अंश हैं और आपने पूरे पूरे 10 रुपये मांग लिए हैं। कैसे ये 10 रुपये आ रहे हैं मैं आपको बता दूं। 3 रुपये आवेदन पर, 5 रुपये बंटन पर, 2 रुपये प्रथम मांग पर, 2 रुपये अंतिम मांग पर, इसका टोटल 12 आता है, जिसमें से 2 रुपये प्रीमियम के हटा दीजिए, क्योंकि प्रीमियम कभी भी कैपिटल में नहीं आता है, वो अलग से डेबिट हो तो भी नहीं आता है, कैपिटल में तो केवल अंकित मूल्य का भाग आता है। तो 800 गुणा 10 यहां लिख दीजिए 8000, टू कॉल इन एरियर में 3200, और आप सभी जानते हैं कि शेयर फॉरफिटेड में जो लिखा जाता है वो हमेशा अंतर लिखा जाता है। तो 8000 में से कॉल इन एरियर 3200 घटाने के बाद शेयर फॉरफिटेड लिखा गया है 4800 रुपए। जनरल प्रविष्टियां करने के बाद अब बात करते हैं तुलन पत्र की। तुलन पत्र में इक्विटी एंड लायबिलिटीज पक्ष की ओर शेयर होल्डर फंड लगाकर एक तो शेयर कैपिटल लिखा जाएगा और साथ ही साथ इस सवाल में सिक्योरिटीज प्रीमियम प्राप्त हुआ तो रिजर्व एंड सरप्लस लिखा जाएगा, और असेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखा जाएगा, जो कि करंट असेट्स हेडिंग के नीचे लिखा जाता है। पहले बात करते हैं नोट टू अकाउंट्स, जो कि आपको बैलेंस शीट के नीचे हमेशा यहां पर तैयार करने होंगे। कंपनी की बैलेंस शीट को तैयार करते समय थोड़ी आपको नई चीजें सीखने को मिलेगी, क्योंकि कक्षा 11 में जो बैलेंस शीट्स आपने तैयार की है वो एकाकी व्यापार या पार्टनरशिप फर्म्स की है, लेकिन यहां पर अगर बात करें तो कंपनी का चिट्ठा निर्धारित वैधानिक मान्यताओं के तहत ही बनाया जाता है। तो आइए नोट टू अकाउंट्स में सबसे पहला नोट हमारा शेयर कैपिटल का है। ऑथोराइज्ड कैपिटल हमें सवाल में नहीं बताई गई है, तो हमने नॉर्मल तरीके से डॉट लगाकर लिख दी है। इसके बाद में अगर बात करें तो सवाल में 3 लाख इक्विटी शेयर आपने जारी किए हैं इशूड कैपिटल में, तो ये हो जाएगा 30 लाख रुपए। लेकिन अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल केवल कितनी है? 2,99,200 शेयर। कारण मैं आपको बता दूं, कंपनी ने 800 अंशों का हरण कर लिया और हरण करने के बाद आप ये चिट्ठा बना रहे, तो बाजार में अब अंशों की संख्या है 2,99,200। इनको 10 से गुणा करने पर ये आता है 29,92,000। साथ ही साथ एक बात ध्यान रखें, ये जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट है, जो हरण करने पर जब्त की गई राशि है, यदि आपने अंशों का पुनः निर्गमन नहीं किया है तो यह पैसा इसी खाते में बचा रहेगा और इसे कंपनी के चिट्ठा बनाते समय अंश पूंजी में जोड़ कर दिखाया जाता है। तो यहां पर देखिए आप नोट टू अकाउंट्स में मैंने ऐड शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 4800 रुपए ये इसमें जोड़ना है। तो इसका जो टोटल है शेयर कैपिटल का वो हो जाएगा 29,96,000 29,96,800। साथ ही साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम जो कि 6 लाख रुपए आपको पूरा प्राप्त हो गया है वो आप लिख दें। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कैश एट बैंक को कैसे निकालेंगे वो आप देख लें। जहां जहां आपने बैंक को डेबिट किया है 12 लाख एक है, उसके बाद में अगर देखा जाए तो 12 लाख एक है 24 लाख, 5,98,400 और 5,98,400। इन चारों रकमों को आप जोड़ लीजिए और जो टोटल आ रहा है उस टोटल को यहां पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिख दीजिए, जो कि आ रहा है 35,96,800। आप जोड़ लीजिए। बंटन पे प्राप्त हुए हैं 12 लाख, आवेदन पर प्राप्त हुए हैं 12 लाख और प्रथम मांग और अंतिम मांग में जो प्राप्त हुए हैं वो है 5,98,400 दो बार। तो उन्हें जोड़कर आप इस रकम को निकाल लीजिए। अब आइए इसे चिट्ठे में लिखते हैं। तो शेयर कैपिटल का जो शेष है वो ये वाला लिखा जाएगा 29,96,800। और रिजर्व एंड सरप्लस लिखा जाएगा 6 लाख। तो जो बैलेंस शीट का योग है वो होगा 35,96,800। साथ ही साथ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये भी 35,96,800 आपने मालूम किया है और बैलेंस शीट का दोनों तरफ का जो टोटल है वो हो गया 35,96,800 रुपए। इसी के साथ आपका उदाहरण संख्या 13 पूरा होता है। अब बात करते हैं उदाहरण संख्या 15 की। एक्स लिमिटेड ने 10 रुपए प्रति अंश के 40,000 समता अंशों को 2 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पर सार्वजनिक अभिधान हेतु निम्नलिखित शर्तों पर निर्गमन किया। आवेदन पर
₹4 प्रति अंश, बंटन पर ₹5 प्रति अंश प्रीमियम शामिल है, यानी जो ₹2 आपको प्रीमियम बताई गई है वो बंटन में है, और मांग पर ₹3 यानी एक ही किश्त जिस पर ₹3 आपको प्राप्त हो रहे हैं। 60,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, जबकि आप सवाल में पढ़ रहे हैं तो आपको पता चलता है कि आपने केवल 40,000 अंश ही प्रस्तावित किए हैं। इसका मतलब ये स्थिति है अधि अभिधान। 48,000 अंशों के आवेदकों को आनुपातिक बंटन किया गया। कंपनी ने रखे हैं 40,000 अंश बाजार में, आवेदन आए हैं 60,000 के। इस 60,000 में से आपने 48,000 अंशों को 40,000 अंश बांटे हैं। 40,000 से ज्यादा कंपनी बांट नहीं सकती है। 48,000 अंशों के आवेदकों को आनुपातिक बंटन किया गया। इसका मतलब केवल 48,000 अंशों को ही हमने स्वीकार किया है और उन्हें भी 40,000 अंश बांटे हैं। इसका मतलब 12,000 अंशों के आवेदक ऐसे हैं जिन्हें आपने एक भी अंश नहीं दिया। इसका मतलब आपने उन्हें उनकी आवेदन राशि लौटा दी। तो यहां पर आपको कितने अंशधारियों को अस्वीकार किया गया या कितने अंशधारियों को पैसा लौटाया गया वो आपको इस तरीके से निकालना होगा। इसमें लिखा हुआ भी है शेष आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया गया, तो शेष इस तरीके से निकलेगा। आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि बंटन देय राशि के प्रति समायोजित की जाएगी। 12,000 अंशों को तो आपने अस्वीकृत कर दिया, लेकिन अधिक अंश तो 60,000 अंशों का आवेदन आया तो 20,000 अंश अधिक हैं, क्योंकि आपने 40,000 अंश ही बाजार में प्रस्तावित किए हैं और आवेदन 60,000 के आए हैं, तो 20,000 अंशों के आवेदन ज्यादा आ गए, जिसमें से आपने 12,000 अंशों को तो उनकी आवेदन राशि लौटा दी, लेकिन 8,000 अंशों का पैसा आपको बंटन में समायोजित करना है। श्री चिटनीस जिन्हें 1600 अंश आवंटित किए गए, आवंटन राशि का भुगतान करने में असफल रहे। श्री जगदले जिन्हें 2,000 अंशों का आवंटन किया गया, मांग राशि का भुगतान न कर सके। इन्होंने मांग राशि नहीं चुकाई, उन्होंने बंटन और मांग राशि, हाँ यहां पर ध्यान रखिएगा ये छपने से रह गया है, आवंटन राशि आवंटन व मांग का भुगतान करने में असफल रहे। और श्री जगदले जिन्हें 2,000 अंशों का आवंटन किया गया वह मांग राशि का भुगतान नहीं कर सके। कुल मिलाकर चिटनीस ने बंटन व मांग का भुगतान नहीं किया और जगदले ने मांग का भुगतान नहीं किया है। इन अंशों का हरण कर लिया गया। उपयुक्त लेन देनों को कंपनी की पुस्तकों में रोज नामचा प्रविष्टियां करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम प्रविष्टि जो की जाएगी वो 60,000 अंशों से की जाएगी। 60,000 को आप आवेदन राशि ₹4 से गुणा करते हैं तो रकम आती है 2,40,000, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2,40,000। और ये राशि किस तरीके से आई? 60,000 गुणा 4। उसके बाद में अगर बात की जाए तो 2,40,000 एप्लीकेशन को जो 2,40,000 रुपए की रकम आपको प्राप्त हुई उसमें से कितना पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होगा? केवल 40,000 अंशों का। 40,000 को 4 से गुणा कीजिएगा तो 1,60,000 रुपए कैपिटल में ट्रांसफर होंगे, जिसकी जर्नल प्रविष्टि की जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 12,000 अंशों को उनका पैसा लौटाया जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और 8,000 अंशों का पैसा समायोजित किया जाएगा, जिसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो यहां अगर बात की जाए तो तीनों एंट्रीज की मिक्स एंट्री करें। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो ये एंट्री आपके सामने है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में लिख दीजिए 2,40,000। कैपिटल में ये 2,40 ऐसे कैसे यहां लिख दिए हैं। कैपिटल में केवल 40,000 अंशों का पैसा जाएगा तो 40,000 इंटू 4। अलॉटमेंट में 8,000 अंशों का पैसा जाएगा तो 8,000 इंटू 4। और बैंक में 12,000 अंशों का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा तो 12,000 इंटू 4। या फिर आप 8,000 इंटू 4 ना करें, अंतर निकाल डाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1,60,000 और ये आ जाएगा आपके 48,000 बैंक में। तो आप ये 32,000 इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। 2,40 में से 2,08,000 घटा दें, या फिर अगर आपको 8,000 अंश समझ में आते हैं तो ये 32,000 जो राशि है वो बंटन में समायोजित कर दी जाएगी।
अब बात करते हैं बंटन को देय करने की। बंटन राशि यहाँ पर 5 रुपये प्रति अंश बताई गई है, जिसमें कि 2 रुपये प्रीमियम है। एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में तो लिखे जाएंगे कितनी रकम? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में लिखे जाएंगे आपके 40,000 इंटू 5 2 लाख रुपए, कैपिटल में 3 रुपए के हिसाब से और प्रीमियम में 2 रुपए के हिसाब से। तो ये एंट्री है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो यहां अगर बात की जाए तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में लिखा जाएगा 40,000 गुणा 5, इक्विटी शेयर कैपिटल में लिखा जाएगा 40,000 गुणा 3 और सिक्योरिटीज प्रीमियम में लिखा जाएगा 40,000 गुणा 2। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना? 2 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल में 1,20,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम में 80,000। सवाल को अगर पढ़ें तो चिटनेस जिन्हें 1600 अंश बंटित किए गए थे, उन्होंने बंटन राशि व मांग राशि का भुगतान नहीं किया। अति अभिदान की स्थिति में यदि उस किश्त में बकाया मांग हो जहां पर आपने आवेदन का आधिक्य समायोजित किया है, तो आपने जो आवेदन का आधिक्य समायोजित किया है वो बंटन में किया है 32,000 रुपए और यहीं पर बकाया मांग है, तो बकाया मांग सामान्य तरीके से यानी गुणा करके नहीं निकाली जाएगी बल्कि अनुपातिक सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। ये आपको पिछली कक्षाओं में समझाया गया। तो आइए बंटन की बकाया राशि किस तरीके से निकलेगी। अगर आप पिछली स्लाइड्स या नोट्स को देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसी स्थिति में बकाया मांग निकालने के लिए एक स्पेसिफिक सूत्र आपको बताया गया है, वास्तविक प्राप्त योग्य राशि इनटू बकायांश बटा निर्गमित अंश। एक एक चीज को हम क्लियर करते हैं। वास्तविक प्राप्त योग्य राशि का मतलब क्या है? वास्तविक प्राप्त योग्य राशि का मतलब है आपने बंटन को 2 लाख रुपए से ड्यू किया है, यानी बंटन पर आपको 2 लाख रुपए मिलने चाहिए, लेकिन इसमें से 32,000 रुपए नहीं मिलेंगे क्योंकि 32,000 रुपए आप बंटन में समायोजित कर चुके हैं जो आवेदन में ज्यादा आ चुका था। तो वास्तविक प्राप्त योग्य राशि यहां पर बंटन में होगी 1,68,000 रुपए। बकाया अंश वो जो बंटन नहीं दे रहे, श्री चिटनिस के अंश है 1600, उनको 1600 से गुणा करेंगे 1,68,000 को, और नीचे निर्गमित अंश वो रखे जाएंगे जितने कंपनी ने अंश निर्गमित किए हैं, और यहां पर कंपनी ने निर्गमित किए 40,000 अंश। तो जरा गौर करें, वास्तविक प्राप्त योग्य राशि 1,68,000 इंटू बकाया अंश 1600 बटा निर्गमित अंश 40,000। और जब आप इसको हल करते हैं तो यह आता है आपके 6720 रुपए। 1,68,000 रुपए प्राप्त होने चाहिए थे, उसमें से 6,720 रुपए आपको नहीं प्राप्त हुए। तो आपको कितने प्राप्त हुए? 1,61,280 रुपए आपको प्राप्त होंगे। तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। यहां पर भी कॉल इन एरियर खाता खोला गया है जैसा कि हमने पिछले उदाहरण में किया था। तो बंटन की प्रविष्टि हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो बैंक में लिख दीजिएगा 1,61,280 और कॉल इन एरियर में लिख दीजिएगा 6720 रुपए, और टोटल बंटन में आ जाएगा 1,68,000 रुपए। अब बात करते हैं मांग राशि की। मांग राशि अगर देखी जाए तो 3 रुपए से है। इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 गुणा 3 1,20,000 रुपए से कॉल को ड्यू कर दिया जाएगा। सवाल को पढ़ने पर पता चलता है कि 1600 अंश जो कि चिटनिस के पास है उसने बंटन व मांग राशि नहीं चुकाई, और 2000 अंश जो कि जगदले के पास है उन्होंने मांग राशि नहीं चुकाई, यानी कि मांग राशि 3600 पर प्राप्त नहीं हुई। और 3600 गुणा 3 करने पर जो रकम आती है वो आती है 10,800 रुपए।
3600 गुणा 3, यहाँ सूत्र नहीं लगेगा। इस तरह की अनुपातिक कैलकुलेशन प्रथम मांग या मांग की बकाया मांग निकालने पर नहीं होगी, क्योंकि अनुपातिक कैलकुलेशन वहीं पर प्रयोग की जाती है जहां पर आधिक्य समायोजित किया जाता है। और हमने आधिक्य कहाँ समायोजित किया है? हमने आधिक्य समायोजित किया है बंटन में। तो अगर यहाँ बात की जाए, यहाँ पर 10,800 रुपये घटाएंगे किस में से? 1,20,000 में से, और आप रकम प्राप्त करेंगे 1,09,200, जिसे प्राप्त करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। कॉल इन एरियर खाता यहां खोला गया है, तो कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल। बैंक में लिखे जाएंगे 1,09,200, कॉल इन एरियर में लिखा जाएगा 10,800, और टोटल लिख दिया जाएगा 1,20,000। अब बात करते हैं हरण की। यहां पर दोनों अंशधारियों के अंशों का हरण करना है, लेकिन चिटनीस के अंशों का हरण और जगदले के अंशों के हरण में मुख्य अंतर है कि चिटनीस ने बंटन का भुगतान नहीं किया, और चिटनीस ने अगर बंटन का भुगतान नहीं किया तो प्रीमियम का भुगतान भी नहीं किया। और जब हरण करते समय यदि किसी अंशधारी ने प्रीमियम का भुगतान नहीं किया है, तो आप हरण करते समय सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करते हैं। तो यहां हरण की एंट्री पहले चिटनीस के लिए सुनिए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर। यहां आपने कॉल इन एरियर खाता खोला है, टू फॉरफिटेड शेयर। और जगदले के लिए होना चाहिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर टू शेयर फॉरफिटेड। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम के अलावा बाकी मदे कॉमन है। तो आइए बात करते हैं। और अलॉटमेंट भी, हाँ, अलॉटमेंट और सिक्योरिटीज प्रीमियम के अलावा बाकी मदे कॉमन है। तो मिक्स एंट्री करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कॉल टू फॉरफिटेड शेयर। ये हरण की एंट्री है। यहां पर लिखे जाएंगे 3600 गुणा 10, 36,000। प्रीमियम में लिखे जाएंगे सिर्फ 1600, चिटनीस के अंश क्योंकि चिटनीस ने प्रीमियम नहीं दी 3200। कॉल इन एरियर कौन कौन सी लिखी जाएगी? 6,720 बंटन की और 10,800 कॉल की। इसकी राशि आती है आपके 17,520 रुपए। 39,200 में से 17,520 रुपए घटा दें, ₹21,680 शेयर फॉरफिटेड में अंतर की राशि के नाम से डाल दिए जाएंगे। यह वह राशि है जो कंपनी ने जब्त की है, कंपनी का लाभ है। इसी के साथ आपका उदाहरण संख्या 15 भी पूरा होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे आगे के उदाहरणों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।